गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सिस्टम, और सिस्टम अपना रहने वाला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और उसका पहला टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, एंड टॉपिक इज रूमेटिक फीवर। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एक्चुअली में रूमेटिक फीवर होता क्या है। तो फर्स्ट वन बात करें अपन डेफिनेशन की कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूमेटिक फीवर और किस तरीके से एक चाइल्ड को अफेक्ट करता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज that may occurs after an infection with group A streptococcus bacteria that cause inflammation of the heart, blood vessels, joint and brain and skin। यानी कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, अपना इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होने के कारण एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एंटीबॉडीज़ जो नॉर्मल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर अटैक करके उनके फंक्शंस को अल्टर्ड कर देती हैं। ऐसी डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। तो जो रोमेटिक फीवर है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, और वो होता क्यों है? मे अकर्स आफ्टर एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। किसी बेबी के अंदर ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है, मेनली रूप से जो सोर थ्रोट होता है वो क्रिएट हो चुका है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक बना रहा, उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो किसको लीड कर देगा? रोमेटिक फीवर को लीड कर देता है। और रोमेटिक फीवर में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका? हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट, ब्रेन एंड स्किन का। ओके, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीजन है ये, जैसे ही ये एंटर करेगा बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट क्या है? अपना जो बॉडी है, ऑटो इम्यून जो सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। अब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है, वो क्या करेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड उसके बाद ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होकर अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएंगे, और वहाँ पे क्या कर देंगे? इन्फेक्शन क्रिएट कर देती हैं और डैमेज करने लग जाती है नॉर्मल जो बिना किसी अल्ट्रेशन के जो नॉर्मल रूप में जो ऑर्गन्स अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी क्या करने लग जाती है? डैमेज करके उनके फंक्शन को अल्टर्ड कर देती है। और मेनली रूप से क्या होता है इसके अंदर? इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये हो गया रोमेटिक फीवर, यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है हार्ट ब्लड वेसल्स का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है उसकी वजह से अपना इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि ऑटो इम्यून एक्टिविटी हो रही है, और एंटीबॉडीज बन रही है, एंटीबॉडीज एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो अलग अलग ऑर्गन्स पे जाके डैमेज कर रहे हैं उन ऑर्गन्स को और इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेनली रूप से किसको अफेक्ट करेगा? हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और जॉइंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मेनली रूप से ये रोमेटिक फीवर के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप कौन से होते हैं, यानी कि कौन से जो एज ग्रुप के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो 5 to 15 ईयर जो एज ग्रुप के चाइल्ड होते हैं, यानी कि 5 से 15 साल के जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो रोमेटिक फीवर होता है वो। ओके, अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, एटियोलॉजी की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोमेटिक फीवर को लीड करते हैं एक चाइल्ड के अंदर। तो एक ही फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है स्टेप थ्रोट, यानी कि स्टेप थ्रोट की वजह से होता है। अब स्टेप थ्रोट क्या है? अभी आपने पढ़ा, ये स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है थ्रोट में, यानी कि गले के अंदर, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? रोमेटिक फीवर होता है। क्योंकि जैसे ही स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया जाएगा तो क्या करेगा? ये अगर ट्रीट नहीं हुआ, अगर 1 से 2 वीक के अंदर आप स्टेप थ्रोट की कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया, यानी कि स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो ये आगे लीड कर देगा रोमेटिक फीवर को। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब जैसे एंटीबॉडीज़ बनेंगी, अपने एंटीजन जाएगा, ये बैक्टीरिया चला जाता है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जो किसको अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं लगभग हार्ट, जॉइंट्स एंड ब्लड वेसल्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। और इस तरीके से क्या एक डिजीज़ क्रिएट होती है, उसे क्या बोल देते हैं? रोमेटिक फीवर बोल देते हैं। ओके, चलो साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि स्टेप थ्रोट की कंडीशन को अपन कैसे पहचानेंगे। किसी बेबी को स्टेप थ्रोट हो गया तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये लीड कर देगा रोमेटिक फीवर को। तो बेटर है कि जैसे ये किसी के अंदर स्टेप थ्रोट की कंडीशन क्रिएट होती है उसको वहीं की वहीं ट्रीट कर दिया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि आगे ये डिजीज़ क्रिएट ना हो। तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी को स्टेप थ्रोट की कंडीशन हो चुकी है? तो उसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। थ्रोट पेन होता है, यानी कि गले के अंदर दर्द हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से। रेड एंड स्वॉलन टोन्सिल्स, जो टोन्सिल्स होती है वो क्या है? रेड और स्वॉलन, सूजी हुई टोन्सिल हो जाती है और रेड कलर की से होती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस टाइप से रेड और स्वॉलन टोन्सिल्स देखने को मिलती हैं। ओके, और टीनी रेड स्पॉट ऑफ ऑन द सॉफ्ट एंड जो हार्ड प्लेट होती है वहाँ पे क्या हो है? रेड स्पॉट, बारीक बारीक जो रेड स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण,
स्वॉलन टेंडर लिम्फ नोड ऑफ द नेक। अब जैसे ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड होने लग जाता है, जो नेक एरिया की जो लिम्फ नोड्स होती है वहाँ पे, और जैसे ही वो वहाँ पे स्प्रेड होता है तो स्वॉलन वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है लिम्फ नोड के अंदर, और टेंडर यानी कि हार्डनेस क्रिएट हो जाती है लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम होगा पेनफुल स्वालोइंग, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुकी है, स्वालोन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे सूजन हो चुकी है। तो अब उसकी वजह से जैसे ही कुछ भी बेबी या जो चाइल्ड है वो निगलेगा कोई भी चीज़, फ्लूइड वगैरह या खाना वगैरह, तो पेनफुल स्वालोइंग होगी। ओके। और लास्ट वन जो है फीवर होगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं किसी बेबी के अंदर, तो स्ट्रेप थ्रोट को इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसको ट्रीट करने जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये र्यूमेटिक फीवर को लीड कर देता है। ओके। रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, र्यूमेटिक फीवर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कि कौन कौन सी कंडीशन में सबसे ज़्यादा बेबी को हो सकता है, रिस्क फैक्टर कौन से होंगे। इसके फैमिली हिस्ट्री ऑफ र्यूमेटिक फीवर, अगर किसी के उसके फैमिली के अंदर किसी को हो रखा है ये कंडीशन पहले से र्यूमेटिक फीवर की, तो उससे भी यह क्या है, स्प्रेड हो सकता है चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट वन है ओवर क्राउडिंग, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहने वाले जो बेबी होते हैं उनके अंदर भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। पुअर हाइजीनिक हैबिट्स, अगर हाइजीनिक हैबिट्स पुअर है यानी कि अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग वगैरह नहीं करते खाना खाने से पहले उसके बाद में, और गंदे हाथ मुंह पे या फिर नोज की तरफ टच कर लेते हैं मिट्टी में खेलने के बाद, तो इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी लीड कर सकती हैं र्यूमेटिक फीवर को। ओके। अब बात करने वाले अपन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ र्यूमेटिक फीवर। अब किसी के अंदर र्यूमेटिक फीवर क्रिएट हो चुका है, सबसे पहले स्ट्रेप थ्रोट होता है, उसके बाद र्यूमेटिक फीवर होता है। अब स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट नहीं हुआ, उसके बाद ये थोड़े दिन अगर बना रहा कुछ वीक के 1-2 वीक तक, तो ये र्यूमेटिक फीवर को लीड कर देता है। तो कैसे पता चलेगा र्यूमेटिक फीवर हो चुका है, तो आर्थराइटिस होगा, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट्स के अंदर, अगर इन्फेक्शन क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहाँ तक जा चुके हैं जॉइंट्स के अंदर, तो आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप कर देते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है। ओके। रोमेटिक फीवर में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है किसी भी एरिया में, तो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो उसे आर्थराइटिस बोल देते हैं। और पोलीआर्थरेल्जिया बोलते हैं, और पोलीआर्थरेल्जिया किसको बोलते हैं, पेनफुल इन मल्टीपल जॉइंट, यानी कि एक से ज़्यादा जॉइंट के अंदर क्या है, पेन हो रहा है, यानी कि जैसे हैंड वाले एल्बो जॉइंट में भी हो रहा है, नी जॉइंट में भी हो रहा है, व्रिस्ट जॉइंट में भी, अगर एक से ज़्यादा जॉइंट के अंदर पेन क्रिएट हो रहा है, दैट इंडिकेट द र्यूमेटिक फीवर हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है, आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो चुकी है जॉइंट्स के अंदर। ओके। नेक्स्ट वन जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, कार्डाइटिस मिलेगा। अब कार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। अब वो कोई सी भी मसल्स को हो सकता है, एंडोमेट्रियम हो सकता है, या फिर सॉरी एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम भी हो सकता है, पेरिकार्डियम लेयर का भी, कोई सी भी लेयर का इन्फ्लामेशन हो सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एंडोजोकार्डियम लेयर होती है उसका। ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कार्डाइटिस की कंडीशन हो चुकी है, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट दैट कोज चेस्ट पेन, रैपिड फ्लटरिंग और पाउंडिंग चेस्ट पाल्सेशन देखने को मिलेगा। पाल्पेशन देखने को मिलेगा, यानी कि रैपिड जो हार्ट रेट देखने को मिलती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, जैसे बहुत तेज़ी से क्या है हार्ट पंप कर रहा है। और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, फ्लटिंग साउंड देखने को मिलती है स्टेथोस्कोप से जब आवाज़ सुनते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, तो ये किसको इंडिकेट कर देता है, कार्डाइटिस को इंडिकेट करता है। तो इस टाइप से क्या होगा, कार्डाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट वन जो सिम्टम होगा वो होगा सेंडेनम्स कोरिया। अब सेंडेनम्स कोरिया क्या होता है, अनयूजुअल जर्की मूवमेंट ऑफ फेस हैंड और लेग्स, लेग्स के अंदर, फेस के अंदर, हैंड्स के अंदर जर्की मूवमेंट्स होंगे, यानी कि इनवोलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं। क्योंकि अब ये क्या होगा, अब क्योंकि ये ब्रेन के अंदर अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्रेन के अंदर जा चुका है और वहाँ पे ब्रेन को डैमेज करने लग जाता है, तो ब्रेन की एक्टिविटी अल्टर होने के कारण क्या होगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और इससे जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं फेस हैंड और लेग्स के अंदर मेनली रूप से। ओके। नेक्स्ट वन सिम्टम्स होगा स्मॉल पेनलेस हार्ड बम्स या नोडुल्स अंडर द स्किन ऑफ वन और बोन एरियाज। इस पेन जो स्मॉल यानी कि छोटे छोटे नोडुल्स बनने लगते हैं, यानी कि गांठ सी बनने लगती हैं, हार्ड हार्ड गांठ सी बन जाती है, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, जैसे स्किन के अंदर कोई गांठ बन चुकी है ऐसा महसूस होगा। आगे सो भी होती हैं बट पेनलेस होती हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, जो बोनी एरियाज होती है वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सर्किल्स के अंदर जो हो रहे हैं वो क्या है, नोडुल्स बन रहे हैं। ये क्या हो, अंडर स्किन के अंदर नोडुल्स बन जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर इन्फेक्शन क्रिएट होने की वजह से। ठीक है। अगर इस टाइप के नोडुल्स देखने को मिलते हैं, दैट इंडिकेट द र्यूमेटिक फीवर। ओके। नेक्स्ट वन जो सिम्टम है, रेड रेसेज विद ओड्स एज ऑफ द टोर्सो आर्म्स एंड लेग्स, जो गले के ऊपर या फिर जो गले वाला एरिया होता है आर्म्स और लेग्स के ऊपर क्या है, रेड रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं।
ओके, जैसा आप डायग्राम में शो हो पा रहे हैं। नेक्स्ट वन जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो चुकी है, तो इस कंडीशन से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं, डिक्रीज इन अटेंशन स्पान ड्यू टू द इन्फेक्शन स्प्रेड इन द ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर अगर इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो क्या होगा, जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, साथ में दूसरा अटेंशन स्पान क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी अल्टर्ड हो चुकी है। एक टाइम लॉन्ग टाइम तक क्या अटेंशन नहीं बना पाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर बेबी। ओके, अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कि किसी को रियोमेटिक फीवर हो चुका है तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन या कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि अपन पता लगा सकें कि रियोमेटिक फीवर हो चुका है या फिर कोई अदर कंडीशन क्रिएट हो चुकी है बेबी की बॉडी के अंदर। ओके, तो फर्स्ट वन जो मोस्ट रहता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है, साइन सिम्टम के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं। बाकी कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए जो टेस्ट होगा वो थ्रोट कल्चर होगा, क्योंकि ये स्टेप थ्रोट की वजह से फैल रहा है। अगर वहाँ पे इन दिस हमें क्या करते हैं, इसमें सैंपल लेते हैं थ्रोट से, स्वाब के द्वारा, एक स्वाब के द्वारा थ्रोट से जो सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है, यानी कि जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं, तो इंडिकेट करता है वहाँ पे स्ट्रेप थ्रोट हो चुका है। तो इस टाइप से थ्रोट कल्चर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो डायग्नोस्टिक रहेगा, ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें साइन ऑफ इन्फ्लामेशन के लिए चेक करते हैं, जो इन्फ्लामेशन तो नहीं हो चुकी है, और स्ट्रेप जो इन्फेक्शन है वो तो नहीं हो चुका है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है ब्लड के अंदर, साथ में इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब पता कैसे चलेगा कि इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो देखने को मिलता है, साथ में जो ESR इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट होती है वो बढ़ जाती है। अब इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट वो होती है कि कितनी स्पीड से जो RBC हैं वो किसी, जैसे कि अपन किसी भी किसी भी सैंपल लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर, उसके अंदर ब्लड डालते हैं, तो अब कितनी स्पीड से जो RBC है वो बॉटम के अंदर जम रही है, यानी कि सेडिमेंट हो रहे हैं, तो उससे वो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी जमने लग जाती है बॉटम के अंदर RBC। ओके, एंड इंक्रीज सीक्रिएटिव प्रोटीन, और ये तीन चीज़ देखने को मिलती है। अब पता कैसे लगेगा कि इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो ESR बढ़ेगी, तो कैसे पता लगता है, अब ESR क्यों बढ़ती है उसका रीज़न भी देख लेते हैं। ESR इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज fibrinogen in response to infection that cause making cluster of RBC and lead increase sedimentation rate। अब जैसे ही बॉडी के अंदर मेनली रूप से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो क्या होगा, फिब्रिनोजन का जो सिक्रेशन होता है, फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, और फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा तो ये क्या होगा, RBC होती है उनको एक दूसरे के साथ चिपकाने की प्रोसेस बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाने की प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे क्लस्टर का फॉर्मेशन होगा तो वो जल्दी जल्दी बॉटम के अंदर जमने लगती हैं, तो इस तरीके से सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है किसी भी इन्फेक्शन की कंडीशन के कारण। ओके, तो इस टाइप से अपन सैंपल लेंगे, उसको एक कंटेनर के अंदर लेंगे, वाइल के अंदर, ठीक है, एक या ट्यूब के अंदर लेते हैं, उसके अंदर जैसे ही डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। अब जैसे वेट करेंगे तो कितनी स्पीड से कितनी ज़्यादा ESR बढ़ रही है, कितनी जल्दी जो RBC है वो बॉटम के अंदर जम रही है, उस रेट को डिटेक्ट करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब सीक्रेटिव प्रोटीन किसके द्वारा बनी होती है, लीवर के द्वारा फॉर्मेशन की जाती है इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी बॉडी ऑर्गन्स में, अब पता कैसे चलेगा, वो ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। अगर ब्लड के अंदर सीक्रेटिव प्रोटीन बढ़ रही है, दैट इंडिकेट द इन्फ्लामेशन, की कहीं पे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में क्या, लीवर सीक्रेटिव प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा देता है। अब सीक्रेटिव का फॉर्मेशन क्यों करवाता है किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में, क्योंकि सीक्रेटिव प्रोटीन हेल्प इन द इंक्रीज फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। अब जैसे ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो बॉडी क्या करेगी, डिफेंस भी तो करेगी, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, उस एंटीजन को मारने की प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस के लिए लीवर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, वो सीक्रेटिव प्रोटीन होती है जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। अगर ये बढ़ चुकी है तो किसको इंडिकेट करेगी, कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो चुकी है बॉडी के अंदर, इसीलिए वो डिफेंस के लिए क्या कर रही है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लीवर के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से ब्लड टेस्ट के अंदर ये चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन जो डायग्नोस्टिक की बात करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG करते हैं। अब ECG क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हार्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुकी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसका फंक्शन तो अल्टर नहीं हो चुका है, तो ECG परफॉर्म की जाती है। दिस इज द टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड इट शो एबनॉर्मल रिदम एंड डिटेक्ट द हार्ट मसल डैमेज। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं कि वहाँ पे मसल्स डैमेज तो नहीं हो चुके इन्फ्लामेशन की वजह से, और जो एबनॉर्मल रिदम तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई हार्ट मसल्स डैमेज हो गई, उसके लिए चेक करते हैं, ECG करते हैं। ओके,
अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कि किसी को रूमेटिक फीवर हो चुका है किसी बेबी को, तो उसका मैनेजमेंट क्या करना है। तो फर्स्ट वन जो मैनेजमेंट होगा, कंबाइन थेरेपी देते हैं, मानली रूप से 3 चीज़ें परफॉर्म करते हैं, वो तीनों चीज़ें अगर परफॉर्म कर दी जाएँ तो जो रूमेटिक फीवर है उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन रहेगा, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन हो चुका है उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन, दूसरा ट्रीटमेंट किसके लिए देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशन देते हैं। एंड लास्ट वन जो होगा बेड रेस्ट देते हैं। तो 3 जो थेरेपी दी जाती है, मेन वन जो फर्स्ट वन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे ताकि इन्फ्लामेशन की वगैरह ट्रीट हो सके, साथ में बेड रेस्ट देंगे ताकि बेबी आराम करे, रेस्ट करे, तो उसकी कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके और जल्दी से जल्दी बेटर हो सके। ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या करते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है। इसमें फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेप इन्फेक्शन को ट्रीट करने की प्रोसेस होती है और किसके द्वारा करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। दिस इज़ डन इवन इफ़ द थ्रोट कल्चर इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी करते हैं क्योंकि आगे फ्यूचर में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको एंटीबायोटिक्स देते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ वीक तक देते हैं ताकि आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। पॉजिटिव है तो देना है ही। योर चाइल्ड में नीड टू टेक मंथली डोज ऑफ एंटीबायोटिक, हर मंथ उसको एंटीबायोटिक की डोज देते हैं। दिस इज़ टू हेल्प प्रिवेंट अदर प्रॉब्लम्स, और अदर जो इन्फेक्शन अगर फ्यूचर में हो उनसे भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है अगर उसको मंथली एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट दे दो। ठीक है, तो मेनली रूप से स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के एंटीबायोटिक्स देते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो बेंजाथाइन जो पेनिसिलिन होती है उसका इंजेक्शन सिंगल डोज देते हैं, या फिर ये नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, ओरली देंगे पेनिसिलिन, 10 दिन तक पेनिसिलिन की डोज देनी। अब नोट की बात कर लेते हैं, फैक्ट की बात कर लेते हैं। गिव इरिथ्रोमाइसिन इफ पेनिसिलिन एलर्जी, अगर किसी बेबी को पेनिसिलिन जो मेडिकेशन है उससे एलर्जी है तो उसको क्या देते हैं अपन, इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। जो ग्रुप ए वाला स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है उसको ट्रीट किया जा सके। ओके, तो ये हो गया उसका स्ट्रेप का मैनेजमेंट। अब दूसरी बात कर लेते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं और क्यों देते हैं। योर चाइल्ड में टेक मेडिकेशन हेल्प डिक्रीज द स्वेलिंग दैट अकर्स इन द हार्ट मसल्स, दीज मेडिकेशन ऑल्सो हेल्प ईज जॉइंट पेन। ये क्या करता है, हार्ट मसल्स और जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो चुकी है उसको ट्रीट करता है, साथ में जो पेन हो रहा है जॉइंट्स के अंदर उनको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। और कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, मेनली रूप से जो एस्प्रिन देते हैं एंड प्रेडनिसोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इस टाइप की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दी जाती है ताकि इन्फ्लामेशन की प्रोसेस ठीक हो और वापस से कंडीशन रिकवर हो सके। और लास्ट वन जो थेरेपी रहेगी वो बेड रेस्ट रहती है, तो बेड रेस्ट भी हेल्प करती है। और लेंथ ऑफ बेड रेस्ट किस पे डिपेंड करती है, यानी कि कितने टाइम तक उसको बेड रेस्ट पे देना है, वो डिपेंड करता है कितना सीवियर है, इलनेस कितनी सीवियर है। बट नॉर्मली जो बेड रेस्ट की रेंज होती है 2 to 12 वीक तक उसको बेड रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरीके से रिकवरी हो सके, क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है, ताकि अच्छी तरीके से को इम्यून सिस्टम काम कर सके और बैक्टीरिया किल हो सके, इसलिए बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं बेबी को। ओके, तो 3 जो मेन ट्रीटमेंट 3 होते हैं, पहले स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसको ठीक कर दो, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दे दो, इन्फ्लामेशन ठीक हो गई बेड रेस्ट प्रोवाइड कर दो ताकि अच्छी तरीके से रिकवर हो सके डिजीज से। तो इस टाइप से वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाता है रूमेटिक फीवर। अब अदर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं और कौन कौन सी मेडिकल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं हम बेबी को। एसिटामिनोफेन देते हैं टू ट्रीट द पेन एंड फीवर, अगर पेन और फीवर की कंडीशन को ट्रीट करना है। वैसे तो एस्प्रिन कर देती है, फीवर का को भी ट्रीट कर देती है और पेन को भी। वो अगर काम नहीं कर पा रही तो एसिटामिनोफेन भी दे सकते हैं ताकि फीवर और पेन कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन हो गया कार्बामेजापिन एंड वेलपोरिक एसिड देते हैं इफ़ सेंडेनम्स जो कोरिया है, यानी कि जो इन्वॉलेंट्री जर की मूवमेंट्स हो रहे हैं अगर वो सीवियर हो चुके हैं तो कार्बामेजापिन और वेलपोरिक एसिड जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स है वो प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को, ताकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नर्व की जो एक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्शन जो क्षमता बढ़ रही है कंडक्टिविटी, उसको स्लो किया जा सके और जर की मूवमेंट्स को रोका जा सके। उसके लिए एंटी कन्वर्जेंट कौन सी ड्रग्स देंगे, कार्बामेजापिन एंड वेलपोरिक एसिड। ओके, अब बात कर लेते हैं जनरल जो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रखते हैं, यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या परफॉर्म करने। सबसे पहले रहेगा मेडिकल मेंटेन एडिक्वेट सेरिब्रल परफ्यूजन, यानी कि ब्रेन के अंदर अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई हो उसको मेंटेन करना है। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें करते हैं, एयरवे को मेंटेन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके ब्रेन तक। ऑक्सीजनेशन करना है, ऑक्सीजन दे लेना है, ऑक्सीजन थेरेपी दे देनी। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहना है। एंटीपायरेटिक्स देते हैं, यानी कि जो एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल दे देते हैं।
नॉर्मल वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, यानी जो नॉर्मल वॉल्यूम लेवल होती है ब्लड की उसको मेंटेन करते, साथ में आई जो इनपुट आउटपुट मॉनिटर करते कितना वो फ्लूइड इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है, साथ में परफ्यूजन को भी असेस करें कि ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से हो पा रही नहीं हो पा रही ब्रेन तक और हार्ट तक। ओके, नेक्स्ट वन रहेगा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस और फ्लूइड नीड है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अंदर क्या अगर चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर पेनफुल सॉलोइंग तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो एनजी ट्यूब प्लेस करते हैं, एनजी ट्यूब के द्वारा देते हैं, या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन डाइटरी कंसल्ट करते हैं पेरेंटल जो न्यूट्रिशन के लिए, और डेली वेट असेस कर लेते हैं, साथ में लैब रिजल्ट्स देखते हैं ताकि पता लगा सके कि कौन सी कंडीशन सीवियर हो चुकी है या फिर नॉर्मल है। और जो लास्ट जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहता है वो साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको बताएंगे चाइल्ड लाइफ कंसल्ट के बारे में करेंगे कि उसको अच्छी तरीके से हाइजीन वगैरह मेंटेन रखनी है, क्राउडेड एरिया को अवॉइड करना है, इस तरह की टीचिंग प्रोवाइड करते हैं उसको। ठीक है, तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं और बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि र्यूमेटिक फीवर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, तो किस टाइप से हम र्यूमेटिक फीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि किसी चाइल्ड को र्यूमेटिक फीवर हो ही ना। तो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे? क्विकली एंड करेक्टली ट्रीटिंग स्ट्रेप थ्रोट विद एंटीबायोटिक्स। अगर स्ट्रेप थ्रोट को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर दिया जाए, यानी कि लॉन्ग टाइम तक अगर स्ट्रेप थ्रोट बना रहेगा तो वो क्या कर देगा, वही लीड करता है र्यूमेटिक फीवर को। अगर उसी को ट्रीट कर दें तो ये कंडीशन ही क्या होगी, होगी नहीं। तो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर देते हैं अगर किसी को स्ट्रेप थ्रोट हो रहा है, यानी कि उसके गले में सूजन हो रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है, पेनफुल स्वेलिंग है, टॉन्सिल्स के अंदर जो स्वॉलन हो चुका है, रेड स्पॉट बन चुके हैं, अगर इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं, स्ट्रेप थ्रोट को, तो उसको वहीं पे ट्रीट कर देना एंटीबायोटिक्स देके। तो कौन कौन से टाइप के एंटीबायोटिक्स देते हैं? एमोक्सिसिलिन देते हैं और सिफेलेक्सिन देते हैं और पेनिसिलिन, इस टाइप के एंटीबायोटिक्स देनी ताकि स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट हो जाए और आगे ये र्यूमेटिक फीवर को लीड ना करे। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंशन देख लेते हैं, प्रैक्टिसिंग प्रॉपर हाइजीन मेथड्स, क्योंकि अगर अनहाइजीनिक एक्टिविटी होती है उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वो एंटर कर जाए बॉडी के अंदर। तो हाइजीन के बारे में बताते किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करनी है, जो कफिंग और स्नीजिंग के टाइप पर कवर करना है माउथ को, ओके, ताकि स्प्रेड ना हो एक दूसरे से। वॉश हैंड जेंटली बिफोर आफ्टर एंड फीडिंग, जैसे ही खाना खाता है उसके खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग करनी है ताकि कोई भी डर्टी मटेरियल वगैरह एंटर ना हो बॉडी के अंदर। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल हु इल, जो सिक हैं या बीमार है, पहले से ही किसी टाइप का इन्फेक्शन है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है, उनसे दूरी बनाई रखनी है, लगभग 2-3 मीटर की तो बनाए रखनी है ही। ओके, अब कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं र्यूमेटिक फीवर के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। अगर वो हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है तो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज को लीड कर देता है। इट इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द र्यूमेटिक फीवर, और कंप्लीट रूप से जो हार्ट के फंक्शन को अल्टर कर देता है, यानी कि मिट्रल और स्टेनोसिस भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो चुका है, हार्ट की कंडक्टिविटी भी लॉस हो सकती है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो हार्ट डिजीज जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वहाँ पे अपन इसको डिटेल से देख लेंगे कि एक्चुअली में रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होता है। ओके, अभी तक तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।